Hello everyone. Now let's see some examples of other genetic diseases and their inheritance pattern. हम अब पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कैसे अलग अलग प्रकार के डिसीजेस है, ऑटोसोमल सेक्स लिंक डिसीजेस, उसमें डोमिनेंट रिसेसिव उनका चार्ट अपन ने तैयार किए थे. आई होप आप लोगों ने उसमें एग्जांपल्स ऐड कर लिए होंगे. ठीक है, अब हमने कल जैसे देखे थे प्रीवियस लेक्चर में विडोज पिग बोल के एक डिसीज देखे थे जो ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन में होती. उसके बाद पॉलीडक्टाइली, पॉली ब्राइडीडक्टाइली, ये डिसीजेस भी उसी के अंडर में आती. ठीक है, हम आगे बढ़ते और नेक्स्ट डिसीज देखते, फिनिलकीटोन्यूरिया. इनहेरिटेंस ऑफ नेक्स्ट डिसऑर्डर फिनिलकीटोन्यूरिया. ओके, पहले तो डिसीज क्या है, फिनिलकीटोन्यूरिया. सो फिनिलकीटोन्यूरिया एक ऐसी डिसीज है जिसमें आपके यूरिन के थ्रू, यूरिन कंसिस्ट ऑफ फिनिल एलेनाइन डेरिवेटिव्स, phenyl alanine derivatives, they are excreted along with urine. Okay, that person or that individual which is suffering from this disease, so that this affected person will be showing certain symptoms like mental retardation. It is called a kind of idiocy. idiocy मतलब इडियट के जैसा रहेगा, मेंटली रिटार्डेड रहेंगे, उसकी ग्रोथ नहीं वाली रहेंगे, मेंटल ग्रोथ कम हुआ रहेगी. लर्निंग डिसेबिलिटीज रहेंगी उसको, लर्निंग डिसेबिलिटीज. इसी के साथ साथ वो पर्सन के जो ब्लड, ब्रेन और कुछ बॉडी फ्लूइड्स रहेंगे, किडनी प्लस किडनी, यहां पर आपको फिनिल एलेनाइन प्लस उसके डेरिवेटिव्स प्लस इट्स डेरिवेटिव्स, दे गेट एक्यूमुलेटेड इन ब्लड, ब्रेन एंड किडनी. और फिर ऐसे ऑर्गन्स में फिर वो बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है. उसकी वजह से ब्लड में वगैरह में फिर आपकी स्किन पे रैशेस वगैरह दिखाई देंगे, स्किन रैशेस. ओके, सीजर्स मतलब उसको चक्कर वगैरह आना, उसके अंदर फिर परेशानी, उसको कन्वल्जन्स वगैरह इस तरीके से उसको घूमते रहेगा, सब ऐसे उसको कंडीशन रहेगी. ओके, ऐसे बच्चे जनरली न्यू बॉर्न बेबीज रहते. अगर उनको बॉडी उनके और अगर ये डिसीज इंप्रूव नहीं हुई और उसके सिम्टम्स चलते रहे, सो कई बार फिर ये डिसीज के बच्चे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के चलते, ये एक मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है जिसमें फिनिल एलेनाइन वगैरह में जो कुछ भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रहेगा और उसके चलते उनकी फिर ये हेल्थ बने नहीं रहती. ठीक है, डेथ वगैरह नहीं होगी इसमें, लेकिन बस हाँ उसको इस तरीके से जिंदगी भर पागल की जैसा ऐसा खुजाना, उसको खुजली विजले आएंगे हमेशा. तो ये तरीके से उसकी बॉडी काम करेगी ड्यू टू डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनिल एलेनाइन. ओके, सो दिस इज द डिसीज. देन व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दिस डिसीज, उसकी एक्चुअली हैपनिंग क्या होती. सो दो कंडीशन देखेंगे अपन. सो दिस इज व्हाट डिसीज, ये मेन डिसीज है. ओके, उसके सिम्टम्स भी अपन ने देखे. ठीक है, 1 2 3 इसके सिम्टम्स को नोट करके रख लो आप. देन अगर आपको नॉर्मली बात करूं मैं, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल इंडिविजुअल, सो नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल कंडीशन में क्या होता, यू हैव एन एंजाइम कॉल्ड फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज. उसको शॉर्ट में लिखूंगा मैं PAH, फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज. शॉर्टकट नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए बोल रहा हूं. ओके, व्हाट इज फिनिल एलेनाइन. सो फिनिल एलेनाइन इज योर वन ऑफ द इसेंशियल अमाइनो एसिड. बराबर है, फिनिल एलेनाइन इज वन ऑफ द इसेंशियल अमाइनो एसिड. उसके अंदर आपका हेटेरोसाइक्लिक चेन वगैरह रहती है उसके अंदर. सो इट इज फिनिल एलेनाइन, इसेंशियल अमाइनो एसिड. इसेंशियल मतलब वी आर unable to produce it in our body, therefore we are dependent for it on the external dietary supply. हम उसको बाहर के थ्रू खाएंगे. अब फिनिल एलेनाइन अपनी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बाय बॉडी. therefore what happens, this phenyl alanine when it is taken in excess, when you are consume this phenyl alanine in excess, जब जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, so excess of phenyl alanine, it is converted into another amino acid, tyrosine. It is converted into another amino acid, tyrosine. It is converted by the enzyme phenylalanine hydroxylase. फिनिलएलानाइन का कन्वर्जन काय में हो जाता है, दूसरे अमीनो एसिड टायरोसिन में. एंड दैट टायरोसिन कैन टेक पार्ट इन द क्रेब्स साइकिल.
इट कैन टेक पार्ट इन क्रेब साइकिल एंड इट विल बी यूटिलाइज्ड। आपका एक्स्ट्रा का फिनिलएलानाइन वेस्ट नहीं हुआ, वो प्रोटीन बनाने के काम में आ गया, अपन उसको रोज के काम में यूज कर लेंगे। ठीक है, आपकी बॉडी में फिनिलएलानाइन एक्यूमुलेट नहीं होगा, ना आपको कोई सिम्टम दिखेंगे, नॉर्मली आपकी जैसे वर्किंग रहती, प्रोटीन वगैरह चल रहा, नॉर्मल बॉडी रहेगी, पर्सन नॉर्मल रहेगा। ठीक है, लेकिन कौन सा एंजाइम चाहिए अपने को ये कन्वर्जन कैरी आउट करने के लिए? PAH, फिनिलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। ओके, अब ये एंजाइम है, मतलब एक प्रकार का प्रोटीन है, ऑल एंजाइम्स आर ऑलमोस्ट प्रोटीन्स। ठीक है, सो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। सो इसको प्रोड्यूस करने वाला अपनी बॉडी में कोई ना कोई जीन होगा, कोई ना कोई जीन रहेगा अपनी बॉडी में, बिकॉज एवरी प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डीएनए, फ्रॉम वन जीन। जीन रहता, जीन पे से एमआरएनए बनता और एमआरएनए से प्रोटीन तैयार होता और वो प्रोटीन कोई तो भी रिएक्शन कैरी आउट करता, जैसे कि ये। ओके, सो अपनी बॉडी में कोई ना कोई जीन होगा। सो द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस एंजाइम इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 12। क्रोमोसोम नंबर 12 लिख के रखो। देखो ऑटोसोम है क्या 12 नंबर का क्रोमोसोम? सो क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर ये जीन लोकेटेड रहता। ओके, दैट जीन इज प्रेजेंट इन डोमिनेंट कंडीशन, दैट जीन इज प्रेजेंट इन डोमिनेंट कंडीशन। सो ये क्रोमोसोम नंबर 12 है, अगर फॉर एग्जांपल ये उसका दूसरा पेयर रहेगा, दूसरा कॉपी रहेगा, सो यहाँ पे वो जीन लोकेटेड है फॉर दिस एंजाइम PAH, तो उसकी कॉपी इधर लोकेटेड रहेगी। ओके, तो ये डोमिनेंट कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में ये अपने को एक्सप्रेशन देता, मतलब क्या? फॉर एग्जांपल कैपिटल P ये कंडीशन रही तो अपने को एंजाइम मिलेगा। दूसरी कंडीशन कैपिटल P स्मॉल p, ये कंडीशन में भी एंजाइम मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैपिटल P अपना एक्सप्रेशन देगा, ये कैपिटल P दोनों भी अपना एक्सप्रेशन देंगे। डोमिनेंट कंडीशन में नॉर्मल होता, लेकिन जब दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स पे ये कैपिटल P स्मॉल p कंडीशन आती, कौन सी कंडीशन? स्मॉल p डिफेक्टिव जीन आ गया, दोनों रिसेसिव कंडीशन में चले गए। सो ये जो डिसीज है वो अपने को डिसीज कैरी आउट हो जाए, क्योंकि स्मॉल p कंडीशन में, स्मॉल p कंडीशन में होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, homozygous recessive condition of this gene, there is no production of PAH, ये एंजाइम बनता ही नहीं। देखो अपना चार्ट में आपको फिनिलकीटोन्यूरिया कहाँ पे दिया है? होमोजाइगस। आपको जो आपको चार्ट दिया है उसके अंदर इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। कहाँ पे दिया है ये डिसीज? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। एमसीक्यू में आता फिनिलकीटोन्यूरिया इज डैश डिसीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, या फिर सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव। तो सीधा आंसर रिसेसिव कंडीशन में डिसीज होती, क्योंकि नॉर्मल अगर दोनों कैपिटल P रहा, ये कैपिटल P स्मॉल p क्यों ले रहा मैं? क्योंकि फिनिलकीटोन्यूरिया का नोटेशन है द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फिनिलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम is represented by capital P dominant condition, small p recessive condition. So in dominant condition, that is homozygous dominant, capital P, or in heterozygous dominant, capital P small p, under both conditions this gene will produce normal enzyme, and hence phenylalanine in excess condition is converted into tyrosine and it will be utilized by the body either through Krebs cycle or other metabolic path. This is normal condition and what happens when the individual is affected. तो मैंने अभी बताया कि ये डोमिनेंट दोनों जीन्स रहेंगे तो उसके नॉर्मल जीन एंजाइम तैयार होगा, लेकिन एंजाइम खराब कब बनेगा? तो उसका रीजन रहेगा रिसेसिव कंडीशन। सो अगर इमेजिन करो यहाँ पे स्मॉल p और यहीं पे भी स्मॉल p, दोनों कंडीशन क्या है? स्मॉल p। तो स्मॉल p कंडीशन में अपने को नो एंजाइम प्रोड्यूस्ड, एंजाइम ही नहीं बनेगा। अगर एंजाइम नहीं बना तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसे चेंज होती? योर फिनिलएलानाइन, यू आर कंज्यूमिंग excess of phenylalanine, it is in excess in your body, so there is no enzyme PHA, absence of PHA, right? Therefore no tyrosine formation, tyrosine बनेगा ही नहीं, there will be no tyrosine formation. Then what will happen? Your excess of phenylalanine, you are still consuming it and it is circulating in your blood, in your body, so that phenylalanine it remains unconverted and that accumulates in blood, brain, it goes to your kidneys, यहाँ पे जाके वो कन्वर्ट होते जमा होना शुरू है।
ओके, नॉट ओनली फिनिलएलेनाइन, इट्स कीटोन बॉडीज, फिनिलकीटोन्यूरिया, फिनिलकीटोन्यूरिया नाम क्यों पड़ा, फिनिलकीटो डेरिवेटिव्स, उसके कीटोनिक डेरिवेटिव कंपाउंड्स. सो फिनिलएलेनाइन प्लस इट्स derivatives, so they undergo accumulation, they keep accumulating in blood, brain, cerebrospinal fluid, blood brain में रहता जो CSF cerebrospinal fluid, वहां पे किडनीज में, यहाँ पर भी वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए. ओके, इनके एक्यूमुलेशन से क्या होगा, ब्लड में अगर एक्यूमुलेट होंगे तो आपको ब्लड के अंदर फिर एक्यूमुलेशन से स्किन पे रैशेस वगैरह, खुजाना, ईचिंग वगैरह ऐसी कंडीशन. एट द सेम टाइम सीजर्स आएंगे, उसको कन्वर्जेंस वगैरह, ब्रेन में जमा होने से उसको कन्वर्जेंस वगैरह, चक्कर जैसा आने जैसी कंडीशन होगी. ठीक है, और साथ ही साथ ओमेटिंग वगैरह होंगी, क्योंकि वो पूरा ब्लड के साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास भी जमा होगा. सो ओमेटिंग वगैरह कंडीशन. ओके, देन किडनीज में जाएगा, ब्लड के साथ किडनीज में फिल्टर होने के लिए जाएगा, लेकिन किडनीज कैन नॉट फिल्टर इट, किडनीज कैन नॉट रीएब्सॉर्ब इट. सो व्हाट हैपेंस, दैट फिनिल कीटोन बॉडीज आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन. तो इसके लिए फिर फिनिलएलेनाइन के डेरिवेटिव्स अपने को यूरिन के थ्रू बाहर मिलते. देयरफॉर दिस डिसीज इज नोन एज फिनिलकीटोन्यूरिया. प्रेजेंस ऑफ फिनिलकीटो बॉडीज इन यूरिन, presence of phenylketo bodies in urine, it is called phenylketonuria. Why it is being excreted? Because your kidney cannot absorb it, therefore it gets excreted. And if it gets accumulated in your brain, in your CSF, so at that time, due to that accumulation in brain, CSF, around CSF, so that newborn baby or that growing fetus within the female's body, so that fetus will be also having some defects in the mental retardation, such as mental retardation, less intelligence, low intelligence level, learning disabilities, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आएंगी अगर वो बच्चा पैदा हुआ और उसकी बर्थ नॉर्मल रही तो. सो इस तरीके से ये पर्सन जो रहेगा, ये जो इंडिविजुअल रहेगा, उसको ये सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी. रीजन सिर्फ एक, एब्सेंस ऑफ एंजाइम फिनिलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज. और उसका रीजन, उसका जीन खराब है, जीन डिफेक्टिव है, जीन रिसेसिव कंडीशन है. ठीक है, तो ऐसे बंदे को फिर कई परेशानियां रहेंगी. आपको ये इतना ही लिखने का इसके अंदर, द एब्सेंस ऑफ फिनिलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, दिस एंजाइम लीड्स टू accumulation of phenylalanine and its derivatives in blood, brain and kidneys. Some amount gets excreted through urine in the form of phenylketone bodies, and in brain if it accumulates, it will lead to mental retardation, a kind of EDSC, PKU EDSC बोलते हैं, और डिसीज को शॉर्टकट में बोलते हैं PKU, फिनिलकीटोन्यूरिया, PKU. ओके, पक्कू डिसीज, फिनिलकीटोन्यूरिया, PKU डिसीज. क्रोमोसोम नंबर 12, इसका जीन कहाँ पे लोकेटेड रहता है, क्रोमोसोम नंबर 12. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिसीज. हाँ, अगर वो पता चला कि वो फीमेल जो है उसको ये ऐसा बच्चा होने वाला है जिसको ये डिसीज है, ठीक है, वो कैसे पता चलता है अपन पेडिग्री एनालिसिस में देखेंगे बाद में. पता चला कि ये फीमेल है, शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज, शी इज कैरियर एंड शी इज हैविंग दैट इन fetus growing in her body and that baby is suffering from this disease. So ऐसे टाइम पे वो बच्चे को अपन क्या कर सकते हैं, दैट फीमेल हैज टू कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ फिनिलएलेनाइन. उसने ऐसा डाइट खाना चाहिए जिसमें फिनिलएलेनाइन कम रहेगा, ताकि कम से कम फिनिलएलेनाइन उसकी बॉडी को मिलेगा, और उसमें से भी बहुत कम, जितना वो बेबी की ग्रोथ के लिए जरूरी है उतना ही फिनिलएलेनाइन वो बच्चे को मिलना चाहिए. इतना रेस्ट्रिक्टेड डाइट वो फीमेल को खाना पड़ेगा. हाँ, इससे क्या होगा, वो बच्चे की बॉडी में फिनिलएलेनाइन जमा नहीं होगा, थोड़ा बहुत जितना रहेगा यूटिलाइज हो जाएगा. ठीक है, भले ही जीन एब्सेंट है, एंजाइम एब्सेंट, लेकिन एक्सेस फिनिलएलेनाइन वो फीमेल ने कंज्यूम नहीं करना चाहिए. समझ में आ रहा? आपको एमसीक्यू में आता, इफ अ फीमेल इज हैविंग इज सफरिंग इज द कैरियर ऑफ फिनिलकीटोन्यूरिया एंड इफ दैट फीमेल इज हैविंग अ फीटस व्हिच इज डिटेक्टेड विद PKU, fetus detected with this disease, so what should be the remedy, what should be done by that female? So answer will be that female should consume diet which is having restricted amount of phenylalanine, okay, so that it does not get accumulated in the fetal blood. Okay, अगर ऐसा हुआ, so that baby will even it may survive, but it will be having great learning disabilities, mentally retarded बच्चा पैदा होता. Okay, so this is all about your phenylketonuria. स्टेट बोर्ड में भी है, NCERT में भी. नेक्स्ट डिसीज इज योर सिकल सेल एनीमिया. दिस डिसीज इज नॉट इन स्टेट बोर्ड. हमने उसके बारे में जितना प्लियोट्रॉपी में देखा था उतना ही है. अब यहाँ से बोर्ड वाले जा सकते, लेकिन नीट के लिए क्या है सिकल सेल एनीमिया, लेट्स सी इट इन डिटेल. सिकल सेल एनीमिया, व्हाट इज दिस डिसीज? तो आपको मैंने प्लियोट्रॉपी में बताया था सिकल सेल एनीमिया में होता क्या, द आरबीसीज बिकम सिकल शेप्ड,
RBCs become sickle shaped. सिकल मतलब चांद के जैसे, उनका अर्धा चंद्र के जैसे ऐसे। नॉर्मली आरबीसी सर्कुलर रहते, बीच में से देखे तो बाइकॉन्केव रहते, तो ये आरबीसी का शेप कट छड़ जाएगा और वो ऐसे सिकल शेप के ऐसे इलोंगेटेड हो जाएंगे। ठीक है, इरेगुलर शेप के आरबीसी वो पर्सन के ब्लड में आपको दिखाई देंगे। ओके, दूसरा, अगर आरबीसी सिकल शेप के हो गए सो उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे आपको, ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहेंगे उसको, हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दम लगा रहेगा, टायर्डनेस रहेंगी उसको हमेशा, मसल स्ट्रेन, मसल पेन बहुत इंटेंस रहेगा ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, इट इज हाइपोक्सिया पहले होगा, और हाइपोक्सिया से उसको एनोक्सिया, हाइपोक्सिया की कंडीशन, लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय दैट ब्लड, और फिर उसके वजह से मसल पेन एंड मसल सफर फ्रॉम ऑक्सीजन डेट, ऑक्सीजन की कमी से मसल सफर कर सकते, वो पर्सन बहुत थकाला हरियाला फील करेगा। ओके, दैट कंडीशन इज नोन एज योर एनीमिया। एनीमिया, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन भी होगा और लैक ऑफ ऑक्सीजन भी होगा बॉडी में। ओके, ऐसे पर्सन की डेथ हो जाती जनरली, ज्यादा अगर काम किया, ज्यादा उसने ये किया, और अगर वो बच्चा अगर पैदा हुआ सिकल से लेने में तो वो ज्यादा दिन सर्वाइव ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसके आरबीसीज जो रहते हैं, अगर इंटरनली देखें सो आरबीसीज डाई prematurely within 10 to 12 days of their synthesis, within 10 to 12 days of their synthesis। वैसा देखा जाए तो आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज का रहता है, मतलब 4 महीने की रहती है आरबीसी की जिंदगी, लेकिन वो आरबीसी सिकल शेप के हो जाने के बाद 10 से 12 दिन से ज्यादा नहीं जी सकती, तो उसके ब्लड में आरबीसी की कमी रहेगी, लाल रक्त कण कम रहेंगे उसके ब्लड में, उसकी वजह से फिर वो बेचारे को सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन की कमी, और इसकी वजह से ये सारे कंडीशन होकर उसकी डेथ हो सकती। ठीक है, सो दिस इज द जनरल डिसीज डिस्क्रिप्शन। ओके, दिस इज आल्सो ऑटोसोमल, दिस इज आल्सो ऑटोसोमल डिसीज एंड इट इज रिसेसिव ट्रेट। अगेन रिसेसिव कंडीशन में होती, जो पर्सन में रिसेसिव कंडीशन रहेंगे उसको ही होंगी, मतलब स्मॉल एस कंडीशन में होंगी, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी। अब क्या रहता है अपन देखते हैं। पहले तो कौन से क्रोमोसोम से होती, कैसे होती, सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिसीज, तो मैं आपको रीजन बता रहा। अपनी बॉडी में रहता है हीमोग्लोबिन, ब्लड में रहता है हीमोग्लोबिन, इट इज द ऑक्सीजन कैरियर, इट इज द गैस ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जाते टाइम ऑक्सीजन लेके जाएंगे लंग्स से अपने पूरे बॉडी में, और रिटर्न में आते टाइम CO2 लेके आएंगे, सो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ योर ऑक्सीजन एंड CO2। हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटर्नरी प्रोटीन, इट हैज अ बिग स्ट्रक्चर, bigger structure than normal proteins, and it consists of 4 subunits, 2 alpha chains, it consists of 2 alpha chains and 2 beta chains, 2 alpha chains and 2 beta chains, which join to form globin unit, which join to form globin unit that attaches with the heme group containing iron, and you get a hemoglobin molecule। ठीक है, हीमो में हीम और ग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन है। ग्लोबिन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। ओके, अल्फा चेन मतलब अल्फा पॉलीपेप्टाइड की चेन, बीटा पॉलीपेप्टाइड की चेन, जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉ किया, सो Fe, इधर एक अल्फा, इधर एक अल्फा, इधर एक बीटा, इधर एक बीटा। दिस इज अ नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब अमाइनो एसिड्स की चेन है, ये एक अमाइनो एसिड्स की चेन है। ठीक है, इधर भी एक अमाइनो एसिड्स की चेन और इधर भी अमाइनो एसिड्स की चेन। ठीक है, अमीनो एसिड्स की चेन मतलब प्रोटीन, तो ये एक प्रोटीन, ये एक प्रोटीन, ये एक प्रोटीन, ये 4 छोटे छोटे प्रोटीन जुड़ के एक बड़ा प्रोटीन बनता है हीमोग्लोबिन। फिर ये जो स्पेसेस बन रही, यहाँ पे ऑक्सीजन कैप्चर होता, सो एट अ टाइम 1 हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 1 hemoglobin can transport 4 oxygen molecules, and returning, while returning it will carry 4 CO2 molecules, it will form carb amino hemoglobin, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन और CO2 के साथ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, नॉट कार्बोक्सी। कार्बोक्सी CO के साथ बनाता हो, 3 हीमोग्लोबिन आपने ब्रीदिंग रेस्पिरेशन चैप्टर में देखे हो, जान दो। तो आपका हीमोग्लोबिन इस तरीके से नॉर्मल रहेगा, जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स। ओके, अगर आपको अल्फा चेन बनाने की है, सो अल्फा चेन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन रहा मतलब वो जीन पे बने वाला है, प्रोटीन है मतलब वो कोई ना कोई जीन से बना होगा। सो अल्फा चेन के लिए भी कोई तो भी जीन होगा, और बीटा चेन वाला भी कोई ना कोई जीन होगा अपनी बॉडी में। सो योर अल्फा चेन इज कोडेड बाय अ जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, एंड बीटा चेन इज कोडेड बाय जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11।
अल्फा चेन वाला, चेन अल्फा या पॉलीपेप्टाइड अल्फा, पॉलीपेप्टाइड बीटा। इसके क्रोमोसोम्स जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड है? 16 नंबर पे अल्फा का जीन है और बीटा का जीन 11 नंबर पे। अब अपनी जो डिसीज है सिकल सेल एनीमिया, वो बीटा चेन में डिफेक्ट आने की वजह से होती है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्ट इन दी बीटा चेन, ग्लोबिन की बीटा चेन में डिफेक्ट आएगा। उसमें कैसा होता, ये जो चेन है, इसका जो जीन है, उसकी कंडीशन आपको एनसीईआरटी में फोटो बता रही है, आपके सामने आ रही है। ये नोट कर लो, ये सब लिखने के बाद आगे आ जाओ। अब क्या होता, इंडिविजुअल नॉर्मल और अफेक्टेड कैसा होता। अगर आप जीन देख रहे ग्लोबिन मॉलिक्यूल का, कौन सी चेन? बीटा चेन। कौन से क्रोमोसोम पे? क्रोमोसोम नंबर 11। ओके, वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे वो जो जीन है, आपको सीक्वेंस बता ली जीन की। जीन की सीक्वेंस ऐसे रहेगी, डीएनए है तो कुछ ना कुछ GAATTC, GATTC, GATC, एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमिन, यूरेसिल नहीं रहेगा और ग्वानाइन, साइटोसिन नहीं रहेगा। यूरेसिल विल प्रेजेंट इन RNA। क्रोमोसोम नंबर 11 पे आपको दिखेगा CTC, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर का उसका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा साइटोसिन का ग्वानाइन, थायमिन का एडेनाइन और साइटोसिन का ग्वानाइन, ये आगे। ओके, तो इसमें ये जो नीचे का स्ट्रैंड है, ये वाला, ये जो लाइन है नीचे की, इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। ऊपर वाले को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, ये क्या रहता है अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। अभी ये टेम्पलेट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि इसके ऊपर से एक mRNA तैयार होता। इसके ऊपर से क्या तैयार होता? mRNA। जिस स्ट्रैंड पर से mRNA बनता, डीएनए के जिस स्ट्रैंड पे mRNA सिंथेसाइज होता, उसको बोलने का टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिस पर mRNA नहीं बनता, उसको बोलने का कोडिंग स्ट्रैंड। तो इसका कुछ काम नहीं है, अपने मेन कौन है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस याद रखो, CTC। टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस CTC। ओके, CTC का कॉम्प्लीमेंट्रेशन होता और उससे फिर कॉम्प्लीमेंट्री mRNA। मतलब क्या हुआ? साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानाइन, थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री और साइटोसिन का बन जाएगा ग्वानाइन। सो दिस विल बी द mRNA। ओके, अब ये जो कोडॉन है, दिस इज अ कोडॉन, व्हाट इज दैट वी विल सी इन नेक्स्ट चैप्टर। इसको देख के आता ग्लूटामिक एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसको देख के कौन अट्रैक्ट होता? ग्लूटामिक एसिड। तो अमाइनो एसिड कौन सा आना चाहिए? ग्लूटामिक एसिड। ये जो कोडॉन है, कोडॉन की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? कोडॉन ऑन mRNA क्या होना चाहिए? GUG। और डीएनए पे क्या सीक्वेंस होनी चाहिए? CTC। ये नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन याद रखो, एबनॉर्मल अपने आप हो जाता है। सो नॉर्मली योर डीएनए विल हैव CTC on the gene for globin chain of beta chain of globin molecule on chromosome number 11, CTC रहेगा। उसको देख के बनेगा CTC का कॉम्प्लीमेंट्री GUG mRNA, और GUG mRNA में फिर कौन सा अमीनो एसिड आएगा? ग्लूटामिक एसिड। ओके, दिस विल बी योर 6th codon, this will be your 6th codon and the amino acid will be 6th amino acid, valine, histidine, okay, फिर ल्यूसाइन, आपको पूरी सी सीक्वेंस है। और लास्ट में इधर 6 नंबर पे ये बता वाला और 7 नंबर पे वापस ग्लूटामिक एसिड बताया वाला। आपको ये फोटो जो आ रही है, ये फोटो एक्सप्लेन कर रहा है। अपना जो चेन रही है अमीनो एसिड्स की, वैलिन से शुरू होते हुए इस तरीके के 6 अमीनो एसिड, छठा अमीनो एसिड आपको क्या चाहिए? ग्लूटामिक एसिड। अगर ये छठा अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड रहेगा और ये चेन नॉर्मल बनेगी, तभी आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल शेप का रहेगा, नॉर्मल साइज का रहेगा। और अपना हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहा तो वो 4 ऑक्सीजन लेके जाएगा, आते टाइम 4 CO2 लेके आएगा। hemoglobin will work normally. Hemoglobin will work normally means your RBCs will be also of normal shape. RBCs का शेप नहीं बदल, तो RBCs का शेप नहीं बदलना मतलब मेरे जैसी, तुम्हारे जैसी नॉर्मल जो कंडीशन है अपनी कंडीशन क्या रहती? समझ में आ रहा? अपने डीएनए में CTC सीक्वेंस रहती, जिसको देख के GUG mRNA बनता और उससे ग्लूटामिक एसिड एट 6th पोजीशन। ये पोजीशन भी याद रखो, कितने नंबर के क्रोमोसोम पे? 11वें क्रोमोसोम पे। कौन सी चेन? बीटा चेन। कौन सा मॉलिक्यूल? ग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। समझ रहा? इसके अंदर कोडॉन क्या रहना चाहिए? GUG। तो आपका क्या बनता? 6th अमीनो एसिड कौन सा आता? ग्लूटामिक एसिड, एंड यू विल बी हैविंग अ नॉर्मल बीटा चेन। नॉर्मल बीटा चेन मींस नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड दैट विल फंक्शन नॉर्मली विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ RBCs। ओके, लेकिन अफेक्टेड इंडिविजुअल में क्या होता? अफेक्टेड इंडिविजुअल में जो कंडीशन है वो इधर लिख के बता रहा मैं। This gene undergoes modification. This gene undergoes modification called as point mutation by substitution. क्या होने वाला है अफेक्टेड इंडिविजुअल में? पॉइंट म्यूटेशन बाय सब्सटीट्यूशन। अपन ने स्टार्टिंग में देखे सब्सटीट्यूशन। व्हाट इज सब्सटीट्यूशन? एक बेस पॉइंट म्यूटेशन क्या रहता? चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर,
चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर। और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक बेस पेयर निकाल देने का, उसके बदले दूसरी सब्स्टिट्यूट कर देने का, दूसरी रख देने का। ठीक है, तो अपना जीन क्या है, जीन तुम्हारा था GAG और नीचे था CTC, ये नॉर्मल जीन था, ये नॉर्मल है ना, मैंने वही लिखा। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या होता है, ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड, किस पे फोकस करने का, टेम्पलेट स्ट्रैंड। थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय एडेनाइन, इतना याद रखना। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता, थायमिन ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड इज रिप्लेस्ड बाय एडेनाइन। एक ही बेस पेयर बदलने, एक बेस बदलो, थायमिन को रिप्लेस करो एडेनाइन से, तो उसका ऊपर वाला भी बदल जाएगा एडेनाइन, एडेनाइन के साथ पेयर नहीं कर सकता, ऊपर वाला भी बदल जाएगा, ऊपर वाला फिर एडेनाइन के बदले आ जाएगा थायमिन। तुम बोलेंगे सर इधर का उधर होगा, वैसा भी मानो, बट क्या हो रहा, नॉर्मली इधर थायमिन चाहिए, उसके बदले क्या रहा, इधर एडेनाइन आ जा। सो नॉर्मल कंडीशन चेंज होगी, दिस इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन एंड सिंस यू आर सब्स्टिट्यूटिंग वन बेस इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। समझ रहा क्या रीजन है। सो जीन विल चेंज, इट विल बिकम अ रिसेसिव जीन, नॉर्मल जीन बदल के रिसेसिव जीन बन जाएगा। ओके, और फिर इसकी वजह से क्या होगा, अब कोडॉन विल ऑल्सो चेंज, सी का कॉम्प्लीमेंट्री G, एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री T और ग्वानिन इधर वापस से, सो अपना कोडॉन बन जाएगा, कोडॉन ऑन mRNA विल बिकम GTC। देखो फर्क आ रहा है, GUG का क्या हो गया, GTC। ओके, कोडॉन बदल गया, कोडॉन आपको सिर्फ ये याद रखना, थायमिन ऑफ टेम्पलेट इज रिप्लेस्ड बाय एडेनाइन, थायमिन ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड इन DNA इज रिप्लेस्ड बाय एडेनाइन। DNA में क्या चेंज आया, म्यूटेशन आया, ध्यान में आया, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय एडेनाइन, जिसकी वजह से सब नीचे की चीजें बदल जाती, और फिर द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। तो आपको ये जो चेन है नीचे की, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन वगैरह जो चेन दिया है, तो 6th पोजीशन पे आपको वैलिन दिखाई देगा था। देखो आप पे नोट करके रखो, स्टार करके रखो। बाकी फिर वापस से 7th वाला ग्लूटामिक एसिड वापस से, लेकिन व्हाट इज द चेंज ऑकरिंग हियर, द 6th अमाइनो एसिड इज रिप्लेस्ड हियर ड्यू टू चेंज इन द बेस पेयर ऑन जीन, सो दैट लीड्स टू conversion of glutamic acid into valine, conversion of glutamic acid into valine। और एक भी अमाइनो एसिड बदल गया तो अपनी बीटा चेन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता। इतना चेंज याद रखो, ग्लूटामिक एसिड का कन्वर्जन होगा वैलिन में, आपका बीटा चेन का जो स्ट्रक्चर था, सो नॉर्मल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता और पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता, बदल जाता। जैसे ही हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, सो दिस विल बी कॉल्ड अ defective globin molecule and therefore overall hemoglobin will be also defective hemoglobin। ठीक है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन क्या होता, जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है दे अंडरगो पॉलीमराइजेशन, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन्स अंडरगो पॉलीमराइजेशन and that form a cluster like structure, polymerization like structure under low oxygen condition। कौन सी कंडीशन, लो ऑक्सीजन कंडीशन। दे अंडरगो लो ऑक्सीजन टेंशन, लो ऑक्सीजन कंडीशन में क्या होंगे, कोएगुलेट होंगे, पॉलीमराइज हो जाएंगे पूरे हीमोग्लोबिन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, और उनमें ऑक्सीजन पैक नहीं हो पाएंगे फिर, और वो पर्सन को फिर ऑक्सीजन की कमी होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं जाने से मसल पेन, एनीमिया की कंडीशन जैसी होंगी, और आरबीसी का शेप यहाँ पे बदल जाएगा ड्यू टू चेन लाइक स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन की पूरे से पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, सो आरबीसी विल चेंज द शेप, दे विल बिकम सिकल शेप्ड, RBCs will become sickle shape। आपको ये भी याद रहना चाहिए, what happens if the hemoglobin mutates, so mutant hemoglobin undergoes polymerization under low oxygen condition and hence the shape of RBC will change, person will suffer from hypoxia that may lead to death due to muscle pain, high muscle pain and change of RBC shape। Okay, that RBCs cannot survive for longer, they will die soon within 10 to 12 days of their formation and that person will face lack of oxygen, lack of hemoglobin, lack of oxygen and lack of RBCs, RBC काउंट भी उसका कम हो जाएगा। ठीक है, इरिथ्रोसाइटोपेनिया हो जाएगा उसको। दिस इज व्हाट योर सिकल सेल एनीमिया, ये है वो डिसीज। उसमें जीन में कहाँ पे डिफेक्ट आ रहा, ध्यान में आ रहा, नॉर्मल जीन होना चाहिए था CTC, जबकि वो हो जाता CAC बाय पॉइंट म्यूटेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड 6th नंबर का आपका जो अमाइनो एसिड है इट इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, 6th नंबर का रिप्लेस होता है। कौन सी चेन में, बीटा चेन में। कौन से नंबर के क्रोमोसोम पे, 11 नंबर के क्रोमोसोम पे, ग्लोबिन मॉलिक्यूल। देयरफॉर शेप भी हीमोग्लोबिन म्यूटेट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन म्यूटेट हुआ तो वो पॉलीमराइज होता, आरबीसी का शेप बदलता, ऑक्सीजन ठीक से कैरी नहीं होता और पर्सन की डेथ हो जाती।
अगर वो इंडिविजुअल फीमेल की बॉडी में अभी उसका फीटस की ग्रोथ हो रही है जिसके अंदर ऐसे जीन्स प्रेजेंट है रिसेसिव कंडीशन में, वो इंडिविजुअल की डेथ हो जाएंगी, वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाए, ठीक है। और फिर उसकी वजह से रेशो रहेगा फिर बर्थ का वो 2:1 हो जाता है। तो इसका इनहेरिटेंस एक बार आपको याद दिला दे रहा, आपको जीन अगर याद होने चाहिए तो क्या है, अपन ने क्या लिए थे उसके जीनोटाइप वगैरह, फिनोटाइप, जीनोटाइप। सो नॉर्मल का लिए थे अपन ने, नॉर्मल एचबी प्रोडक्शन के लिए HbA, इससे नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, और डिफेक्टिव वाला HbS, बराबर है। तो ये नॉर्मल HB इज नॉर्मल, और इधर HB इज म्यूटेंट, दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रिसेसिव। तो जीन फॉर हीमोग्लोबिन हैज 2 एलील्स, HbA एंड HbS, इट इज डोमिनेंट, इट इज रिसेसिव। अब इसकी दो कंडीशन क्या बनेंगी 11 नंबर के क्रोमोसोम पे, HbA, ओके। दूसरी कंडीशन HbA, HbS, और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी HbS। सो इसमें से कैरियर कौन रहेगा, डिफेक्ट अपना अफेक्टेड इंडिविजुअल कौन रहेगा, सो दिस विल बी नॉर्मल इंडिविजुअल, इसके अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये कैरियर रहेगा बिकॉज इट इज हैविंग अ डिफेक्टिव जीन, ये हेटेरोजाइगोट रहेंगे, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, और ये अफेक्टेड रहेगा दैट इज सिकल सेल एनेमिक, ओके। आपको इनकी शादी लगा के बताया था मैंने, 2 कैरियर की शादी हुई तो क्या होगा, 2 कैरियर की शादी, मैरिज बिटवीन 2 कैरियर। बाकी चीजें मालूम, पैरेंट, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट, और फिर F1 ऐसा लिखते ना अपन, बना वाला ये पूरा चार्ट आपको याद आना चाहिए। प्लियोट्रॉपी में लिया था मैंने एग्जांपल, पैरेंट फीमेल मेल दोनों कैरियर कर दो, दोनों कैरियर HbA, HbS क्रॉस्ड विद HbA, HbS, चल 2 गैमेट्स क्या बनेंगे HbA और HbS अलग हो जाएंगे। सो HbA एक गैमेट, HbS दूसरा गैमेट, क्रॉस्ड विद HbA, HbS। अब 4 कंडीशंस आपको मालूम है क्या बनती, मैं पूरा नहीं लिख रहा, A, इट विल बिकम HbA, HbA, ये नॉर्मल है, एक नॉर्मल, ओके। HbA, HbS ये कैरियर है, ठीक है। वैसे HbS, HbA कैरियर, और HbS, HbS ये अफेक्टेड सिकल सेल एनेमिक। सो मतलब अपने को एक नॉर्मल, 2 कैरियर और एक अफेक्टेड मिलेंगे, बट ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ योर RBCs this individual cannot survive, it will die, therefore the ratio will become 2:1, 2 carrier and 1 normal individual। तो फिर ये रेशियो आपको मैंने बताया था, ओके। दिस इज एग्जांपल ऑफ लीथल जीन आल्सो, क्योंकि एक इंडिविजुअल की डेथ हो जा रही है ऐसे खतरनाक होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, तो इसको अपन बोलते हैं लीथल जीन का भी एग्जांपल है ये, और प्लियोट्रॉपी का भी एग्जांपल है। प्लियोट्रॉपी क्या रहता, व्हेन वन जीन गिव्स 2 कैरेक्टर्स, तो एक कैरेक्टर क्या दे रहा है ये जीन, HbS इज प्रोवाइडिंग सिकल शेप टू RBCs, HbS इज प्रोवाइडिंग सिकल शेप टू RBCs। दूसरा क्या करता, सो ड्यू टू सिकल शेप the permeability of RBCs plasma membrane will change and potassium ions will come out, potassium ions will come out of this RBC, and if that person is having infection of malaria, अगर उसको मलेरिया का इन्फेक्शन हो गया, वो मलेरिया के मच्छर ने काट लिया, कौन सा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, इट कैरीज स्पोरोजॉइट्स, वो स्पोरोजॉइट्स जब आपकी ये RBC में घुसने की कोशिश करेंगे तो अंदर तो घुस जाएंगे, लेकिन these sporozoites cannot survive in low कैल्शियम पोटेशियम आयन कंडीशन, उनमें पोटेशियम कम रहेगा। क्यों, ये RBC में का जो पोटेशियम था वो ब्लड में आ गया, बाहर आ गया, और बाहर स्पोरोजोइट सर्वाइव नहीं करते, अंदर भी फिर पोटेशियम कम है तो अंदर भी सर्वाइव नहीं करेंगे, और उसकी वजह से फिर वो स्पोरोजोइट की डेथ हो जाएगी, वो पर्सन को मलेरिया नहीं होगा। रीजन ध्यान में रखो मलेरिया नहीं होने का, व्हाट हैपेंस ड्यू टू सिकल शेप, ड्यू टू सिकल शेप ऑफ दिस RBC, the permeability of RBC's membrane, plasma membrane will change and the potassium ions move out, they are leaked out, okay. Due to that there is low concentration of potassium within the RBC, and in that low concentration sporozoite of your malarial parasite Plasmodium that cannot survive in low concentration of K+, and hence it will die, and the person is benefited, that person will not suffer from malaria। तो एक तो वो अपने को सिकल शेप दे रहा ये जीन, और उसका दूसरा फायदा क्या मिल रहा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट मलेरिया, रेजिस्टेंस अगेंस्ट मलेरिया। हेंस दिस gene is also the example of pleiotropy, where one gene gives 2 characters, shape to RBCs as well as resistance against malaria।
सो दो काम कर रहा है इसके लिए, प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल की डेथ हो जा रही है, इसके लिए लीथल जीन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। जीन रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस होता, नॉर्मल होमोजाइगस कंडीशन में तो आएंगे ही नहीं, अपना नॉर्मल रहेंगे इंडिविजुअल, और कैरियर में भी क्या रहेगा, नॉर्मल दिखेगा, उसको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, कई बार कैरियर्स में भी क्या होता, रिसेसिव कैरियर्स को भी लो ऑक्सीजन कंडीशन में थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया आर सीन, माइल्ड सिम्टम्स, ज्यादा नहीं, माइल्ड सिम्टम्स, बट कैरियर्स दे विल नॉर्मली possess एक्सप्रेस दी नॉर्मल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, नॉर्मल दिखाई देंगे, उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन ये बंदा मरने ही वाला है, सिकल सेल एनीमिक विल डाई। ओके, पूरा समझ में आया? एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज करो, कौन से जीन में क्या डिफेक्ट होता, कैसे होता, और इनहेरिटेंस मैंने दोनों चीजें एक साथ एक्सप्लेन करा। दो डिसीज देखे अपन ने, फिनाइलकीटोन्यूरिया एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और सिकल सेल एनीमिया, दोनों के दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। मतलब ये जो इंडिविजुअल रहेंगे जिनको डिसीज हुआ है, उनका जीनोटाइप क्या रहेगा, स्मॉल ए या फिर स्मॉल एस, ए कैपिटल ए और ए स्मॉल ए, ये कंडीशन में इनको डिसीज नहीं होंगी, और अफेक्टेड इंडिविजुअल का जीनोटाइप रहेगा स्मॉल ए, ठीक है। विडो स्पीक में उल्टा था, वहां पे कैपिटल ए स्मॉल ए वाले को विडो स्पीक हो रहा था, स्मॉल ए वाले को विडो स्पीक नहीं हो रहा, क्योंकि वो डोमिनेंट कंडीशन में एक्सप्रेस होती है वो डिसऑर्डर। ओके, यहाँ पे रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस होता, तो अफेक्टेड का इंडिविजुअल का जो रहेगा द जीनोटाइप विल बी स्मॉल ए। Okay, so this is all about the disease, its cause, its all symptoms, ठीक है। उसके बाद उसमें रीजन, नॉर्मल वर्किंग कैसी होती, एबनॉर्मल में कैसा होता, और उसका इनहेरिटेंस कैसा होता। अगर आपको एमसीक्यू आया कि सिकल सेल एनीमिक 2 कैरियर्स की शादी हुई तो कितने परसेंट इंडिविजुअल नॉर्मल रहेंगे, तो 100% में से सिर्फ 25% नॉर्मल है। एक की डेथ हो रही है, उसको भी गिनो ना, उसको क्या छोड़ रहे, बच्चा तो था ही ना, हो बच्चा तो था। सो 100% में से 25% कैरियर है, 50% कैरियर है, 25% नॉर्मल है, और 25% की डेथ हो जाती है। 1/4 इंडिविजुअल की डेथ, 2 इंडिविजुअल्स दे लीव एज कैरियर एंड 1 इंडिविजुअल विल बिकम अ नॉर्मल। ओके, दे कैन बी मेल एज वेल एज फीमेल, क्योंकि 11 नंबर का क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसीज है, तो कहीं भी जा सकती है। 11 नंबर का क्रोमोसोम मेल में भी जा सकता, फीमेल में भी जा सकता, तो दोनों में ये जीन्स प्रेजेंट रह सकते हैं। Okay, so equal chances of getting a disease affected individuals in both the sexes, ठीक है। यहाँ पे ये वाले दोनों बिट खत्म होते, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया। ओके, वी विल सी नेक्स्ट डिसीज, हीमोफीलिया वगैरह अपन देखते हैं, एक्स लिंक्ड डिसीजेस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।